हेलो टॉपर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस में से आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे न्यूट्रिशन को। उससे पहले ये बात पक्की कर लीजिए कि आपके पास अपनी एनसीईआरटी या फिर अपनी नोट्स हो, क्योंकि चैप्टर के बाहर से एनसीईआरटी के बाहर से मैं बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ जो कि ज़रूरी है। ओके, सबसे पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर आवर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। These are processes which are together required for maintaining of the life. ओके, सबसे पहले न्यूट्रिशन से चालू करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन कि हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ओके, तो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लिख लो तो ज़्यादा अच्छा। ओके, सो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो नाउ what is heterotrophic nutrition? So it is the source of nutrition or the mode of nutrition, the mode of nutrition where the organism obtain nutrition from other organism. Okay, अभी ये कैसे हो सकता है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। ओके, सो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेर एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, तो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम भी आ जाते हैं। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बाकी के सारे एनिमल्स आ जाते हैं। प्लांट्स एक अकेले हैं जो कि अपने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो बहुत खुद गर्ज होते हैं, खुद का खाना खुद ही पकाएंगे। सो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग आ जाते हैं, बाकी के सारे एनिमल्स आ जाते हैं। और वो लोग अपने मील के लिए, अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। कैसे? या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ओके, सो आइदर इट इज़ डायरेक्टली और आइदर इट इज़ इनडायरेक्टली। नाउ लेट अस गेट सम एग्जांपल्स। सो एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। जैसे काऊ काऊ क्या खाती है? तो काऊ खाती है ग्रास। वैसे तो बहुत कुछ खाती है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है ग्रास। लायन क्या खाता है? बहुत कुछ खाता है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है डियर। ओके, फंगाई है। फंगाई के भी कुछ टाइप्स है। कैसे? तो कौन से? तो है ब्रेड, मोल्ड्स, ईस्ट और मशरूम्स। ये क्या खाते हैं? हमारे फूड पैकेट्स होते हैं या फिर किसी के भी ऊपर जब फंगाई का डिपोजिशन हो जाता है तो उस फूड को खाते हैं, उसको डिके कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ फंगाई कौन से हो गए? हो सकता है पूछ ले। तो ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट और मशरूम। ओके, और क्या बचा? तो फिर हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में तो पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं डिफाइन करना है, तो चलो डिफाइन कर लेते हैं पैरासाइट्स को। तो व्हाट आर पैरासाइट्स? लिखते रहो। सो पैरासाइट्स दे आर organism which depend on a host for their nutrition and causes damage or loss to the host. ओके, तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। और उसकी वजह से दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं उसको बहुत नुकसान हो जाता है। उसके एग्जांपल्स हम लोग ले लें तो है कसकटा। कसकटा क्या है? एक प्लांट है। कसकटा भी एक प्लांट है, ऑर्किड भी एक प्लांट है। सो कसकटा, ऑर्किड, कसकटा का दूसरा नाम है अमरबेल। टिक्स, लाइस। टिक मतलब छोटे छोटे कीटाणु, मतलब हमारे शरीर पे होते हैं। लाइस मतलब जो बालों में जूक गिर जाती है वो। लीच, टेपवर्म और फ्लूक्स, नाइन्थ में पढ़ा होगा प्लेटी हेलमिंथेस में और एस्केरिस में। लीच, टेपवर्म और फ्लूक के बारे में। ये सब पैरासाइट्स होते हैं और हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे एक बार डिपॉजिट हो जाते हैं तो फिर हमारा न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। हाँ हाँ, ये क्योरेबल है, उनकी दवाई भी आ जाती है।
सो एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट जरूर से याद रखना, हो सकता है वन लाइनर या एमसीक्यू में पूछ ले। तो कसकटा, ऑर्किड्स, टिक्स, लाइस, लीच, टेपवर्म और फ्लूक। नाउ अभी क्या हम लोग करेंगे, तो फिर हम लोग डिफाइन करेंगे और या फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को कैसे। तो वो कैसे ब्रेक डाउन करते हैं अपने खाने को। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने खाने को अपने शरीर के बाहर, मतलब यूनिसेल्युलर होते हैं, तो फिर अपने शरीर के बाहर डाइजेस्ट करके जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने शरीर के अंदर लेते हैं और फिर उसको अंदर डाइजेस्ट करते हैं। ओके, अभी और अगर हम लोग बात करें उसके एग्जांपल्स की, तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की, तो हमारे पास है अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, वो कैसे न्यूट्रिशन लेता है। तो फिर वो आता है अपना सूडोपोडिया फॉर्मेशन से। ओके, तो अमीबा का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं अपन लोग। तो मान लो ये अमीबा है, यहाँ पे उसने देखा एक फूड पार्टिकल। ओके, तो वो क्या करेगा, अपने हाथों को फैलाएगा। इन हाथों का क्या नाम दिया है, सूडोपोडिया। सो सूडोपोडिया को फैलाएगा और फिर बाद में उसको एनगल्फ कर लेगा और बनाएगा क्या, एक फूड वैक्यूल बनाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग फूड वैक्यूल। और ये जो बना है उसको बोलेंगे हम लोग सूडोपोडिया। जब फूड वैक्यूल में खाना डाइजेस्ट होता है तो फिर जितना भी अनडाइजेस्टेड खाना होता है उसको बाहर फेंक देता है अमीबा। अभी अमीबा की बात होगी, ऐसा ही एक यूनिसेल्युलर और दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है पैरामीशियम। ओके, पैरामीशियम की खासियत क्या है कि उसका एक डिफाइनेट शेप है, इसको बोलते हैं स्लीपर लाइक शेप। तो लिख ही लो स्लीपर लाइक शेप। और उसके पास एक ही पॉइंट है जहाँ पर से खाना एंटर हो सकता है। तो होता क्या है कि अगर समझ लो फूड पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो फूड पार्टिकल को यहाँ पे प्रोपेल करेंगे। इसका नाम क्या है इन सब चीज़ों का, तो इसका नाम है सिलिया। ये क्या करेंगे, फूड पार्टिकल्स को प्रोपेल करेंगे और फूड पार्टिकल को यहाँ तक लेके आएंगे कैसे भी करके। एक बार खाना यहाँ पे पहुँच गया, फिर आगे का काम वो देख लेगा। खाना अंदर जाएगा, डाइजेस्ट होगा और अंडर अनडाइजेस्टेड खाने को वो बाहर फेंक देगा। ओके, एक बार अभी अनडाइजेस्टेड खाना बाहर फेंक गया, फिर उसका काम उस ख़त्म हो जाता है। नाउ अभी हम लोग बात करते हैं हमारी ह्यूमंस की। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले होता क्या है, माउथ। माउथ के बाद में खाना जाता है सीधा स्टमक में, बीच में क्या आता है, तो ये फूड पाइप या फिर इसोफेगस। उसके बाद में आता है स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में रेक्टम और फिर एनस। ओके, पूरा डिटेल में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले शुरू करते हैं तो माउथ में, खाना कहाँ से हमारे शरीर में एंटर होता है, तो फिर माउथ से। ओके, तो माउथ में होता क्या है, बेसिकली हमारे खाने का डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है ये पूछ ले कि वेयर डज द डाइजेशन स्टार्ट। ओके, सो डाइजेशन लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। डाइजेशन स्टार्ट हियर। ओके, माउथ में होता क्या है, सलाइवा मिक्स होता है। ओके, सलाइवा, और सलाइवा में क्या होता है, तो अमाइलेज। अमाइलेज क्या है, तो अमाइलेज एक एंजाइम है। और अब हम एंजाइम को डिफाइन कर लेते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अभी बायोलॉजिकल तो पता चल गया, कैटलिस्ट क्या है। तो कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी रिएक्शन को एनहेंस करेगी। तो कैटलिस्ट का दूसरा मतलब होता है रिएक्शन एनहेंसर। ओके, किसी भी रिएक्शन को तेज़ कर देगी। तो फिर हमारे मुंह में होता है सलाइवा, सलाइवा के अंदर होता है अमाइलेज। और अमाइलेज का क्या काम है, अमाइलेज का काम है स्टार्च को ब्रेक करना। ओके, हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें स्टार्च होता है, उसको तोड़ना, उसको तोड़ने की शुरुआत हमारे मुंह में ही हो जाती है। किसके थ्रू, अमाइलेज के थ्रू। तो ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। ओके, तो अमाइलेज स्टार्च को तोड़ देता है। दूसरा काम क्या है हमारे मुंह में, और क्या होता है, तो टंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। किस प्रकार का ऑर्गन है, तो टंग। टंग इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन।
और उसका काम क्या है? मिक्स द फूड विथ सलाइवा। अच्छे से सलाइवा के साथ मिक्स होगा तभी तो डाइजेशन होगा। ओके, तो टंग का काम हमारे पास है कि मिक्स द फूड विथ सलाइवा। और कुछ तो फिर अभी इससे ज़्यादा प्रोटीन का डाइजेशन या फैट का डाइजेशन मुंह में होता नहीं है। डाइजेशन होता है तो सिर्फ स्टार्च का। तो स्टार्च का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है हमारे मुंह में ही। तो कहाँ से डाइजेशन शुरू होता है? तो हमारे माउथ से फूड निकल के जाएगा ईसोफेगस। ये रहा ईसोफेगस अपना। और ईसोफेगस से एंटर होगा स्टमक में। तो अभी स्टमक की बात करते हैं। ओके, तो स्टमक स्टमक दिखता है कुछ ऐसा। ओके, तो स्टमक इज अ जे स्टमक इज अ जे शेप्ड। उसका देखो शेप, देखो जे जैसा नहीं बन रहा है, जे। ओके, सो स्टमक इज अ जे शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक म्हणजे अपना थैला, कोई भी थैला या बैग हो तो स्टमक इज अ जे शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? तो ये भी है अपना मस्क्यूलर। इसका मेन काम क्या है? तो चर्निंग ऑफ फूड। मेरे ख्याल से नहीं दिया, एनसीईआरटी में लिख लो, चर्निंग ऑफ फूड। सिक्रीशन क्या होता है हमारे स्टमक में? तो स्टमक में 3 प्रकार के सिक्रीशन होंगे। कौन से 3? HCl, पेप्सिन और म्यूकस। सभी के अलग अलग फंक्शन है, सारे डिस्कस कर लेते हैं। तो HCl का फंक्शन क्या है? एक तो HCl का फंक्शन सबसे पहला होगा पेप्सिन को एक्टिवेट करना। ओके, तो पेप्सिन को एक्टिवेट करना। दूसरा एक फंक्शन है, सिंस HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, मतलब बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उन सभी को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। एसिड है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। बचा क्या? म्यूकस। तो म्यूकस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि क्योंकि अपना ये HCl बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हमको ही नुकसान ना कर ले, तो म्यूकस क्या करता है? मान लो कि हमारे पास ग्रे कलर का म्यूकस है। ओके, तो म्यूकस स्टमक की वॉल पे ही एक लेयर जमा लेगा। इससे क्या होगा कि HCl जो होगा यहाँ पे, उसका असर स्टमक पे या फिर हम पे खुद पे ना हो जाए। तो म्यूकस क्या करेगा? प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl। ओके, अभी यार कुछ बड़े लोग होते हैं उनको एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो एसिडिटी कैसे हो जाता है? जनरली एसिड का प्रोडक्शन या फिर HCl का प्रोडक्शन कंट्रोल में रहता है, पर क्या होता है कई बार हम लोग जंक फूड खा लेते हैं, समोसा वगैरह, तो वो खुद से ही एसिडिक होता है। एक तो हम लोग बाहर से एसिड डालते हैं, पेट में खुद का एसिड तो है ही, वो सब कुछ मिलके इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये म्यूकस बेचारा नहीं मैनेज कर पाता है, तो इसकी वजह से हमको एसिडिटी फील होती है। तो एनसीईआरटी वाले पूछते हैं कि कैसे भाई एसिडिटी होती है, उसके पीछे का साइंस क्या है? तो फिर ऐसे बना बना के लिख देने का कि जंक फूड की वजह से होता है और काफ़ी एसिडिक खाने की वजह से होता है। HCl का सिक्रीशन बढ़ जाता है, HCl का सिक्रीशन बढ़ जाता है या फिर म्यूकस का सिक्रीशन कम हो जाता है, तो फिर एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, अभी वो हो गया। तो फिर यहाँ पे हमने क्या सीखा कि यहाँ पे जो खाना आता है उसको स्टमक मिक्स कर लेता है, चर्न कर लेता है। ठीक है, चर्न करेगा किस 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 के साथ मिक्स करेगा? तो HCl है, पेप्सिन है। म्यूकस के साथ तो मिक्स नहीं करेगा क्योंकि म्यूकस तो वॉल के पास रहे हैं। तो HCl के पास मिक्स करेगा, पेप्सिन के पास मिक्स करेगा। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। स्टार्च तो थोड़ा बहुत ऊपर से डाइजेस्ट होकर आया है, मुंह में ज़्यादा देर फूड रहता नहीं है इसलिए पूरा स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्च तो ऊपर से ही डाइजेस्ट होकर आया है, प्रोटीन अपने पेट में डाइजेस्ट हो गया है, और अभी बचा फैट। फैट कहाँ पे होगा? तो अपने स्टमक के नीचे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉइल किया हुआ, लपेटा हुआ एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सारा खाना यहाँ से निकल के जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी आप साइज में डिफरेंस देख लो, ये है हमारा स्टमक। ओके, ये स्टमक है
और यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अभी साइज़ की डिफरेंस देख लो, ये इतना पतला ये इतना मोटा। अगर एक साथ सारा खाना चला जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना डैमेज हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारे पास एक ऑर्गन है, उसका नाम है स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का काम क्या है, नल जैसा है। तो वो क्या करेगा, हो सके उतना कम वॉल्यूम में, मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाने को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा। तो स्फिंक्टर क्या करेगा, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फूड रिलीज्ड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एक साथ सारा चला जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेचारा डर जाएगा। और अपने पेट की साइज़ देख लो, स्टमक की साइज़ देखो और स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज़ देख लो। तो फिर स्फिंक्टर का काम यहाँ पे आता है कि वो धीमे धीमे करके खाना रिलीज़ करो। ओके, तो स्फिंक्टर हो गया। अभी यहाँ से खाना जाएगा सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ, ये ना बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो हम ह्यूमंस में अराउंड 6.5 मीटर लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाती है। ओके, अभी इसकी लेंथ ना वेरिएशन में बहुत पाई जाती है कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स में। हम लोग जो घास फूस खाते हैं या फिर जो कार्निवल एनिमल्स खाते हैं उसमें सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज वो डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल होता है, तो हार्ड टू डाइजेस्ट। उसकी वजह से क्या होता है, कार्निवोर्स में लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। कार्निवोर्स में लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन और अपना ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वेरिएशन होता है किसमें, तो कार्निवोर्स में और हर्बीवोर्स में। तो हम जो घास फूस खाते हैं ना उसमें एक चीज़ होती है, उसका नाम है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है वो पचाने में या डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल होता है, तो सेल्यूलोज इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट। तो इसकी वजह से जो हर्बीवोर्स होते हैं घास फूस खाने वाले, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, दे हैव अ लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो कार्निवोर्स होते हैं दे हैव अ शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब क्या, मीट इज इजी टू डाइजेस्ट। ओके, तो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में लेंथ का तो अपना डिस्कस कर लिया। अभी सिक्रीशन क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 प्रकार के सिक्रीशन होते हैं। कौन सी जगह से सिक्रीशन आते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशन आते हैं लीवर से, और ये छोटा सा है पेनक्रियास। यहाँ से कहाँ से, तो लीवर से, ये पेनक्रियास और ये लीवर, इन दोनों जगह से सिक्रीशन आते हैं। तो लीवर क्या सिक्रेट करेगा भाई, तो लीवर सिक्रेट करेगा बाइल। पैनक्रियास सिक्रेट करेगा ट्रिप्सिन और लाइपेस। इतना जान लो काफ़ी है। पैनक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन खुद क्या सिक्रेट करेगा, तो वो सिक्रेट करेगा इंटेस्टाइनल जूस। डाइजेशन की सारी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, इसके आगे कुछ बचता ही नहीं है। तो लीवर तो सिक्रेट करता है बाइल का क्या काम है, तो अभी स्टमक है, स्टमक में क्या है, HCl की वजह से जो खाना होता है वो भयंकर एसिडिक हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन को एसिडिक चीज़ें पसंद नहीं है। तो बाइल का सबसे मेन काम है, वो क्या करता है, एसिडिक फूड फ्रॉम स्टमक को न्यूट्रलाइज करेगा। ओके, तो बाइल का सबसे मेन काम ये। अभी जो फैट है, फैट तो अब तक डाइजेस्ट हुआ नहीं, स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो गया मुंह में, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो गया स्टमक में। अभी फैट तो वैसा का वैसा ही बचा है। तो फैट कैसा होता है प्रेजेंट, ऐसे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, और
इतनी बड़ी साइज के ग्लोब्यूल्स होते हैं कि उसको एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है। तो बाइल में एक और चीज़ होती है, इसका नाम है बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट, सिर्फ बाइल नहीं, बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट क्या करता है, इन ग्लोब्यूल्स को तोड़ देता है। तो इस तोड़ने की प्रोसीजर को बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। एनसीईआरटी में दिया है, पूछ सकते हैं एमल्सिफिकेशन। इससे क्या होता है, जब फैट के ग्लोब्यूल्स है, फैट के ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो छोटे हो जाते हैं, तो हमारा एब्जॉर्ब करने का काम आसान हो जाता है। ठीक है, ये हो गया बाइल के बारे में। अभी पेनक्रियास क्या सिक्रेट करते हैं, तो पेनक्रियाटिक सिक्रीशन के बारे में बात करते हैं। तो पेनक्रियास में सबसे पहले होता है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। वैसे भी आधा अधूरा डाइजेस्ट हो क्या आया पेप्सिन की तरफ से। तो ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। बच्चा क्या, लाइपेज। तो लाइपेज जो है ये तोड़े हुए फैट के ड्रॉपलेट्स है उनको डाइजेस्ट करता है। तो डाइजेस्ट फैट। अभी जो ये सब कुछ हुआ अब तक, उन सभी पे फुल स्टॉप लगाने के लिए हमारे पास है इंटेस्टिनल जूसेस। तो इंटेस्टाइनल जूसेस, इंटेस्टाइनल जूसेस में क्या होता है, अल्टीमेटली सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा डाइजेस्ट किसमें, ग्लूकोज में। प्रोटीन हो जाएगा अमाइनो एसिड्स में। भाई एनसीईआरटी में दिया है, याद रख लेना, अमाइनो एसिड में। और बचा क्या अपना फैट। तो फैट दो चीज़ में डाइजेस्ट होगा, एक है फैटी एसिड और दूसरा है ग्लाइसेरॉल। ठीक है, दूसरा क्या बचा, तो फिर अभी यहाँ पर से सब कुछ डाइजेस्ट हो गया, तो फिर अभी डाइजेस्ट तो कर लिया, उसको एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक स्पेशल सी चीज़ है, उसका नाम है विलाई। ओके, विलाई का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये समझो इंटेस्टाइन की वॉल है, तो वॉल में से ऐसे 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 करके विलाइज निकलेगी। अभी सिर्फ किसी एक विलाई को देखें ना तो वो कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो विलाई में अंदर दौड़ता क्या है, तो विलाई के अंदर दौड़ता है खून। कैसे, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ऐसे। ओके, ऐसे विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होगी, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो फूड पार्टिकल्स है, ये रहे फूड पार्टिकल्स, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुके हैं। वो क्या होगा, वो अंदर चले जाएंगे विलाई में, और विलाई की ब्लड वेसल्स के थ्रू वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो विलाई का फाइनल काम क्या है कि वो जितना भी खाना हमने डाइजेस्ट कर लिया उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और पहुंचा देगा जहाँ पे उसको जाना है। ठीक है, अभी खाना डाइजेस्ट हो गया, कुछ खाना ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो अनएब्जॉर्ब फूड हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड हो जाता है, उसको एक्सक्रीट भी तो करना पड़ेगा। तो फिर एक्सक्रीट करने के लिए खाने को अभी भेजेंगे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर जो हमारा स्टूल होता है उसका दूसरा नाम है फीसिस, उसको बाइंड करेगा अच्छे से। ओके, तो वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, फीसिस का बाइंडिंग हो जाएगा, और अभी कुछ नहीं करना है, अभी इसको सिर्फ निकालना है। तो उसके लिए भी वेटिंग करना पड़ेगा। तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में। ओके, और रेक्टम से अपने आप बाहर ना निकल जाए उसके लिए यहाँ पे भी एक है स्पिंक्टर। तो स्पिंक्टर का काम क्या है कि कंट्रोल द रिलीज ऑफ फीसिस। ओके, तो अपना डाइजेशन का तो सारा काम खत्म हो गया। अभी क्या होता है, चॉकलेट का ज़माना है, डेयरी मिल्क का ज़माना है। तो एनसीईआरटी वालों ने
डेंटल कैरीज के बारे में कुछ बताया। तो फिर हम लोग डेंटल कैरीज के बारे में सीखने से पहले थोड़ा सा दांत दांत का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे लिए समझने में आसान हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये है अपना नॉर्मल दांत के, ऐसा ही कुछ दिखता है। ठीक है, अभी इस दांत के अंदर इसको बोलते हैं क्राउन। वही पढ़ाऊंगा जो ज़रूरी है, ओके, समझने के लिए। और यहाँ पे 2 लेयर्स होते हैं, एक होगा डेंटाइन और दूसरा होगा इनेमल। सिर्फ इतना जानो काफ़ी है। अभी होता क्या है, और यहाँ पे इस तरीके से पास होती है पल्प कैविटी, क्या इसको बोलते हैं, पल्प कैविटी। ओके, और पल्प कैविटी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है ब्लड वेसल्स के साथ। तो सब कुछ लेवल कर लेते हैं एक बार। ओके, तो ये होगा इनेमल, ये होगा इनेमल, यहाँ पे ये है डेंटाइन। ओके, यहाँ पे है पल्प कैविटी, और यहाँ पे नीचे है ब्लड वेसल्स। अब होता क्या है, खाना खाने के बाद कुछ लोग ब्रश नहीं करते, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जम जाता है खाना। मान लो दिस और फूड, कुछ घास फूस जम गया। और बैक्टीरिया तो भाई हर जगह होते हैं, उसको जहाँ पे खाना मिले वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। तो ये मान लो कि यहाँ पे ये जम गए बैक्टीरिया, इस तरीके से बैक्टीरिया ने खाने को घेर लिया। अभी बैक्टीरिया क्या करेंगे, खाना मिल गया है तो फिर वो लोग किसी चीज़ के लिए रुकेंगे नहीं, खाने को डाइजेस्ट करेंगे। अभी एक बार खाना डाइजेस्ट होना शुरू हुआ तो फिर यहाँ से निकलेगा क्या, एसिड। और वो एसिड क्या करेगा, इनेमल को और पल्प कैविटी को तोड़ देगा। यहाँ तक तो ठीक है, एक बार तोड़ दिया चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक बार अगर बैक्टीरिया खुद, ये बैक्टीरिया ये खाना वाना डाइजेस्ट करके यहाँ तक पल्प कैविटी तक पहुँच गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से अब होगा इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। तो भाई डेंटल कैरीज तो होता क्या है, सब कुछ लिख लेते हैं। डेंटल कैरीज दो चीज़ होती है, इन्फेक्शन और दूसरा है इन्फ्लेमेशन। कैसे, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। देखो, खाना जम गया, कुछ भी घास फूस, बैक्टीरिया हर जगह होता है, उसको जैसे ही दिखा कि भाई खाना पड़ा है, लावारिस बैक्टीरिया उसको घेर लेता है। फिर बैक्टीरिया किसी चीज़ की राह नहीं देखेगा, उसको डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। डाइजेस्ट करना शुरू किया तो जैसे अपने में फीसिस बनते हैं, वो एसिड प्रोड्यूस करेगा। एसिड का क्या काम होगा, तो एसिड धीमे धीमे ये इनेमल को और डेंटाइन को क्या करेगा, तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, लाइसिस कर लेगा उसका। उस तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक बार वो टूट गया और खाना खत्म हो गया तो बैक्टीरिया दूसरा खाना ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ेगा तो कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ पे पल्प कैविटी तक। ठीक है, पल्प कैविटी से होके सीधा ब्लड वेसल में पहुँच जाएगा और कहीं पे और जाके इन्फेक्शन करेगा। तो भाई डेंटल कैरीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो दांत को तो पूरी तरह से सड़ा देता है, और कहीं पे और जाके भी इन्फेक्शन करने के उसके पूरे चांसेस रहते हैं। तो खाने के बाद, चाहे वो दिन हो या रात, करो ब्रश। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला चैप्टर तो ख़त्म होता है, लेकिन ऑटोट्रॉफिक अभी भी बाकी है, बोटनी का पार्ट है और बोरिंग नहीं होने दूंगा मैं। तो अभी के लिए तो ये इतना पढ़ लो, नोट्स बनाते रहो और एनसीईआरटी पढ़ते रहो।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।